नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। और इससे पहले वाले क्लास में मैं बता दूं आप सभी को कि श्रीनिवास पानुरी जी के जीवनी के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके सिलेबस में श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में पढ़ना है। और श्रीनिवास पानुरी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे खोटा साहित्यकार हैं जिनके जीवनी के बारे में, जिनके ऊपर निबंध के तौर पे आपको पढ़ाई करना है, पढ़ना है। तो उसी क्रम में आज की इस क्लास में हम नए व्यक्ति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नए खोटा के जो बहुत ही प्रसिद्ध एक तरह से लेखक कह लीजिए या कवि कह लीजिए या साहित्यकार कह लीजिए, तो उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग शिवनाथ परमानिक, जिनका साहित्यिक नेम मानिक है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहिए ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाए तो आपका ना छूटे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले कि इनका शिवनाथ परमानिक जी का साहित्यिक नाम अगर पूछा जाए कि इनका साहित्यिक नाम क्या है, तो मानिक है ना। इनका साहित्यिक नाम क्या है? मानिक। इसलिए आपको लिखा हुआ मिलेगा शिवनाथ परमानिक और यहाँ पे लिखेगा मानिक, इस तरह करके, ठीक है। ये तो इनका ओरिजिनल नाम के साथ साथ साहित्यिक नेम भी जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। इनका जन्म, मतलब इनका जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिलने के बाद। हालांकि बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिनका जन्म आज़ादी के पहले हुआ था और उन्होंने खोटा के क्षेत्र में तो अपना योगदान दिया ही, इसके अलावा वो भारत को स्वतंत्र कराने में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उन्हीं में से कुछ के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जैसे सबसे पहला वाला क्लास में भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में आपको बताया था कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा कैसे खोटा साहित्य के साथ साथ भारत की आज़ादी की भी लड़ाई वो लड़ते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्योंकि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में भी आपको पढ़ना है और विस्तार में पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों क्लासेस मैं करा चुका हूं। आज ये साहित्यकारों के जीवनी से रिलेटेड तीसरा क्लास है, ठीक है। तो अगर 2 क्लास आप नहीं किए हैं तो 2 क्लास को कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है इनखर जन्म थान का मतलब है, थान का मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो इनखर जन्म थान जो है वो बैदमारा जिला बोकारो में माना जाता है, ठीक है। बोकारो में बैदमारा जिला बोकारो है, क्लियर। तो बोकारो जिला का बैदमारा नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था और ये झारखंड में पड़ता है। और खोटा भाषा के एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में उभरे थे ये, ठीक है। इनकर मायक नाम, मतलब माँ का नाम तिनकी देवी, वहीं बापे का नाम अगर देखा जाए, पिता का नाम तो मुरलीधर परमानिक है ना। ये इनका बेसिक डिटेल, इनका नाम, इनके पारिवारिक डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि इस पीडीएफ में देखिए, इसी तरह के पीडीएफ से मैं आप सभी का क्लास करवा रहा हूं। जितने भी खोटा साहित्यकारों के जीवनी के बारे में आपको पढ़ने को कहा गया, उसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं। जैसा 2 क्लास हुआ है, जैसे पहला क्लास में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसका पीडीएफ मैंने दे रखा है। और सेकेंड क्लास जो चला था साहित्यकारों के जीवनी से रिलेटेड, वो चला था आपका श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, ठीक है। तो श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में भी मैंने समझा रखा है, पढ़ा रखा है, और उसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे और भी इनके बारे में मैं डिटेल में आप सभी को समझा देता हूँ पढ़ के। और बाकी जो बेसिक डिटेल्स है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं बोर्ड पे भी लिख दिया हूँ, उसको भी एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि शिवनाथ परमानिक खोटा साहित्य जगते एगो दमगर साहित्यकार का नाम है। मतलब शिवनाथ परमानिक जी का अगर खोटा साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा नाम है खोटा साहित्य के क्षेत्र में। किनका? तो शिवनाथ परमानिक जी का। बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र बनावे में इनका जबरदस्त योगदान है। और बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र, मतलब बोकारो को खोटा आंदोलन केंद्र बनाने में जो शिवनाथ परमानिक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र में महत्वपूर्ण योगदान किनका था, है ना, या फिर महत्वपूर्ण योगदान क्या कर रहे। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है, उसमें से शिवनाथ परमानिक या फिर मानिक अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो सही हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था।
इनकर हुबगर, चटगर और दमगर अगुवादारी में खोटा आंदोलन के नवा गति और दिशा मिल रही। मतलब इनकर जो हुबगर, मतलब हुबगर का मतलब होता है बिना डरे हुए, है ना। चटगर का मतलब है कि चालाक, समझ रहे ना। दमगर मतलब ताकतवर। तो इनके ताकत के सामने, इनकी चालाकी के सामने और इनका सोच के सामने जो है कुछ भी टिक नहीं पाया था और खोटा को एक नया रूप मिला था यहाँ पे, ठीक है। खोटा आंदोलन जो हुआ था बोकारो के क्षेत्र में, इसको एक नया रूप मिला था। खोटे कवि सम्मेलन परंपरा के ओसरावे और पसरावे में इनकर नाम आगू पाताए आव है। और खोटा कवि सम्मेलन की अगर जिक्र हो तो खोटा कवि सम्मेलन को, चाहे वो पसरावे या ओसरावे में, इनका दोनों मतलब नाम जो है वो सबसे आगे रहता है। खोटा कवि सम्मेलन जो है वो इनका मतलब जो भी अभी देखते हैं ना कि कवि सम्मेलन वगैरह होता है, तो उसी तरह से खोटा का भी कवि सम्मेलन होता है और उसमें इनका जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 1984-85 ले एखन तक ई खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक आंदोलन दमगर समांग बनले हलथिन। और 1984-85 तक ये खोटा भाषा का जो भी आंदोलन होता था खोटा भाषा से रिलेटेड, उसमें तो इनका नाम जो है वो सबसे अव्वल रहता था, सबसे ऊपर रहता था। परमाणिक जी कलम गैद पैद 2 रुपये हिंदी और खोटा चलत आयल है। और परमाणिक जी का पेन कलम जो है वो सिर्फ गद्य भाग में नहीं, गद्य और पद दोनों भाग में चला है, ठीक है। इसलिए कई गद्य भाग का रचना इन्होंने किया है, कई गद्य पद भाग का भी रचना इन्होंने किया है। और सिर्फ खोटा के भाषा में इन्होंने रचना नहीं किया, बल्कि खोटा के साथ साथ हिंदी में भी रचना किया है। मैक्सिमम जो आपके साहित्यकार होते हैं ना, खोटा में जो मैक्सिमम साहित्यकार हुए वो सिर्फ खोटा में नहीं बल्कि हिंदी में भी अपनी रचना को उन्होंने लिखा है। इनकर रचना कर्म और रचना धर्म, माय माटी, मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। और इनका रचना का जो कर्म है ना, और रचना का जो धर्म है वो किसको समर्पित है? माय, माटी, मातृभाषा, माँ, मिट्टी और मातृभाषा को और मनुष्य को समर्पित है। तो मतलब इनका कह सकते हैं इनका जो भी रचना होता है ना, इनका रचना का जो थीम कहा जा सकता है वो मातृ से रिलेटेड होता है, माँ से रिलेटेड होता है, या माटी से रिलेटेड होता है, मतलब जो मिट्टी होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। या फिर मातृभाषा, हमारा जो मातृभाषा है चाहे वो राजकीय भाषा हो या देश का भाषा हो, इससे रिलेटेड रहता है। और मनुष्य से रिलेटेड सारे इनका कविता या फिर कहानी आपको देखने को मिलेगा। परमाणिक जी के कलमकार के संगे संगे एगो दमगर गीतकार और गायकोकार लगथिन। तो परमाणिक जी जो है वो कलम के साथ सिर्फ गद्य और पद भाग को ना लिखने छोड़ करके, बल्कि ये और भी कई क्षेत्र में अपने नाम को चमका चुके हैं। जैसे गीतकार के क्षेत्र में तो कई गीतों की भी रचना इन्होंने किया है, और इवन ये गायकार भी थे, ठीक है, गायक भी थे, तो गाते भी थे अपने खोटा के जो भी गीते हैं, जो भी कविताएं हैं, इसको ये खुद भी गाते थे। खोटा लोकगीत के राग और रागिनी में के विशेष ज्ञान रखा हथिन। और खोटा लोकगीत में राग और रागिनी का विशेष ध्यान ये रखते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इनका खोटा लोक संगीत गूंजत रहा है। और आकाशवाणी में इनका जो खोटा का लोक संगीत है ये हमेशा संपादित होते रहता है। वहां से हमेशा आकाशवाणी पे आप इनके खोटा के गीत संगीत को सुनने को देखेंगे, सुनने को मिलता रहेगा आप सभी को, ठीक है। अब आगे इसके अलावा तो खैर ये इनका बेसिक डिटेल था कि उन्होंने खोटा भाषा को लेकर के क्या किया। क्वेश्चन यहां से कम बनेगा, क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ बोर्ड पर से बनेगा, ठीक है। तो बोर्ड पर से जो क्वेश्चन बनेगा मैं आप सभी को समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर इनकी कृतियां के बारे में देखा जाए, कौन कौन सा रचना इन्होंने किया है, तो सबसे पहला नाम आता है दामोदर कोराइन, है ना। दामोदर कोराइन जो एक तरह का खंड काव्य है, इसकी रचना इन्होंने 1986 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये दामोदर कोराइन जो है वो 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सेकेंड है तातल और हेमाल, है ना। तातल और हेमाल, तातल का मतलब गर्म और हेमाल का मतलब ठंडा। ये एक तरह का कविता संग्रह है और इसको 1998 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तीसरा में आपको पढ़ना है खोटा लोक साहित्य, खोटा लोक साहित्य जो एक तरह का विवेचन ग्रंथ है, इसको 2005 में इन्होंने लिखा है, प्रकाशित किया है। और चौथा में मंजगंधा जो एक महाकाव्य है, इसको इन्होंने 2013 में लिखा है, ठीक है। और मैं आप सभी को बता चुका हूं कि शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म जो है वो 1949 ईस्वी में हुआ है। तो जिन किन्हीं को लग रहा है कि वो गुजर चुके हैं,
तो भाई ये ख्याल से निकाल दीजिए क्योंकि वो आज भी जीवित है। ठीक है, तो ये 4 कृतियां जो है उनका महत्वपूर्ण है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले दामोदर कोराई जो एक खंड काव्य है 1986 ईस्वी में, और तातल और हेमाल मतलब गर्म और ठंडा कविता संग्रह ये 1998 में आया था। उसके बाद खोठा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ है 2005 में आया था, और मैंजगंधा ये महाकाव्य है ये 2013 में आया था। ठीक है, तो तरह तरह के इन्होंने चाहे वो कविता हो कहानी हो तरह तरह की लेख को इन्होंने लिखा है। अब इसके अलावा इनकी अगर कुछ संपादित कृतियां देखें तो संपादित कृतियां में एक होता है रुसल पुटूस। रुसल पुटूस, पुटूस आप सभी जानते हैं, जो जानते हैं कमेंट करके बताइए पुटूस क्या होता है। तो रुसल पुटूस एक तरह का ये कविता संग्रह है, इसको इन्होंने 1986 ईस्वी में इसका संपादन किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुसल पुटूस एकर छाड़ा कई गो संकलन संग्रह सामूहिक संपादन, मतलब इसके अलावा और भी कई ऐसे संपादन जो आए हैं वो सामूहिक तौर पे आए हैं इनके। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे रुसल पुटूस, जो कब आया था 1986 ईस्वी में। अब देखिए चूंकि इतने सारे रचनाएं इनके नाम से है, इतने सारे पुस्तक इन्होंने लिखा है, तो भाई सम्मान तो इनको मिला ही होगा, तरह तरह के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। लेकिन सम्मान के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ इनके भाषा शैली के बारे में बता देता हूं कि परमाणिक जी के मंचक बड़ी धाकड़ कवि लागतीन। परमाणिक जी जो है वो मंच पर का है ना, मंच पर का बहुत ही बड़े कवि हैं ये एक तरह का। ठीक है, जैसे मंच पे जो कवि लोग जाके गाते हैं ना, तो उस तरह से ये बहुत बड़े कवि बन जाते हैं। इनकर औज शैली सस्वर कविता पाठ खोठा जगते ढेर विख्यात है, और इनका कविता वगैरह जो है मंच पर से जो कविता गाते हैं है ना, ये बहुत ही विख्यात है, बहुत ही फेमस है। कविता तुकांत अतुकांत दुयो रकम के पावल जाए, और तुकांत कविता और अतुकांत कविता दोनों रकम की ये कविता को मंच से गाते हैं। इनका भाषा एकदम सरल और ठेठ खोठा शब्दावली से भरल पुरल है, और इनका भाषा जो है एकदम प्योर खोठा वाला रहता है। ठीक है, ढेठ खोठा का मतलब होता है प्योर खोठा वाला रहता है, और शब्दावली से भरा पूर्ण रहता है। ठीक है, भरा हुआ रहता है। तो ये इनका भाषा शैली है, भाषा शैली से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं बनता है भाषा शैली से क्वेश्चन बनने का। लेकिन अब आइए सम्मान के बारे में। इनको कई तरह के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जमशेदपुर से इन्होंने काव्य भूषण को प्राप्त किया। ठीक है, जमशेदपुर से इन्होंने काव्य भूषण, वहीं चतरा से इन्होंने परिवर्तन सम्मान को प्राप्त किया है। तो जमशेदपुर से काव्य भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है, और चतरा से इनको परिवर्तन सम्मान से सम्मानित करल गेल है, मतलब किया गया है। वहीं झारखंड सरकार बाटले, झारखंड सरकार द्वारा 2008 के इनका खोठा श्रेष्ठ साहित्यकार रूपे सम्मानित करल गेल है, मतलब झारखंड सरकार द्वारा 2008 ईस्वी में खोठा का श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि 2008 में झारखंड सरकार द्वारा खोठा के श्रेष्ठ साहित्यकार के तौर पे इन्हें सम्मानित किया गया है। मतलब ये झारखंड सरकार के द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं। कब? 2008 ईस्वी में। जमशेदपुर से काव्य भूषण प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, उनसे जमशेदपुर से काव्य भूषण से सम्मानित किया गया है, और चतरा से इन्हें परिवर्तन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये था, देखिए बहुत बड़ा जीवनी नहीं है। बाकी इससे पहले वाले 2 क्लास को आपने देखा होगा तो वो एक विशाल जीवनी था, चाहे वो श्रीनिवास पानुरी जी का हो या फिर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का हो। तो ये लोग जो हैं वो देखिए ये छोटे कवि नहीं है ना। जीवनी के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ साहित्य को लिखने के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। लेकिन इससे पहले आप जो शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में पढ़े या भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में पढ़े, उन्होंने क्या किया, साहित्य के रचना के साथ साथ समाज के सुधार हेतु भी बहुत सारे काम उन्होंने किया था। इसलिए उनका जीवनी जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हो सकता है ये क्लास आपको शॉर्ट लगा हो, तो ऐसा नहीं कि मैंने क्लास को शॉर्ट में खत्म कर दिया है। जो इनका पूरा जीवनी है, जो बुक्स में लिखे हुए हैं, किताबों में लिखा हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो एक ही पेज है इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप वासु जीएस सेंटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, तरह तरह के एडवांटेजेस वहां से आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक आज जो मैंने आपको समझाया, खासतौर पे शिवनाथ प्रमाणिक जी के जीवन परिचय के बारे में और इनकी कृतियां के बारे में, ये आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सारे क्लासेस मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने बोले, ठीक है। तो किसी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है इतना समझने के बावजूद भी, तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और भी किसी तरह का अगर कोई जानकारी लेना रहे तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9661282838, ये हमारा नंबर है। आप इसमें हमें कंसल्ट कर सकते हैं, इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेनली आप कोशिश करें कि व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज। तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट हो, है ना, कोशिश करेंगे आपका डाउट को हम क्लियर करें। और बस इसी उद्देश्य के साथ तैयारी में लग जाइए ना, कि इस बार 2017 सीट है ना रेगुलर में, 2017 सीट में से एक सीट आपका तय हो जाए, ठीक है। बस इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ अपनी तैयारी को आगे की ओर लेके चलिए। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।